जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। नमस्कार। आज की इस वीडियो में है मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम जिसका टाइटल है मेमोरियल वर्सेस। यानी जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी यादें रह जाती हैं, तो लोगों को याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड याद कर रहा है ख़ासकर वर्ड्सवर्थ को, लेकिन उसके साथ दो लोगों को और याद कर रहा है। वो है जर्मन पोइट गेटे और दूसरा लॉर्ड बायरन। वो इंग्लिश पोइट है, हालांकि उसकी डेथ ग्रीस में हुई थी, यूनान में हुई थी। तो ये जो पोएम है मेमोरियल वर्सेस, ये अप्रैल 1850 में लिखी गई है और 1850 में डेथ किसकी हुई है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। गेटे और बायरन की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के जाने का बहुत सदमा लगा है मैथ्यू आर्नोल्ड को, और उनकी मौत पर उनको याद करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेटे इन वीमर स्लीप्स। तो गेटे, जैसा मैंने आपको बताया, जर्मन पोइट है, और वीमर ये जर्मनी में ही जगह है, तो वहाँ वो सो रहा है गेटे। एंड ग्रीस और यूनान, लॉन्ग सिंस लंबे समय पहले, लंबे समय से यूनान ने क्या देखा है? वॉज बायरन्स स्ट्रगल सीज। बायरन यानी लॉर्ड बायरन जो पोइट है, इंग्लिश पोइट है, स्ट्रगल उसका संघर्ष, सीज माने रुक गया, सीज माने रुकना होता है। तो जो उसका संघर्ष था लॉर्ड बायरन का, बहुत छोटी उम्र में वो उसकी डेथ हो गई थी, 36 ईयर्स की उसकी एज थी। काफ़ी अच्छे पोइट्स बहुत कम उम्र में चले गए। जॉन कीट्स है वो बहुत कम उम्र में चला गया, पीबी शेली बहुत कम उम्र में चला गया, और लॉर्ड बायरन भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया। तो उसका संघर्ष रुकते हुए किसने देखा? ग्रीस ने। तो है इंग्लिश पोइट, लेकिन उसकी डेथ ग्रीस में हुई थी, यानी यूनान में हुई थी। ये आप याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। बट लेकिन वन सच डेथ, एक ऐसी मौत, रिमेंड बची हुई थी, टू कम आने को। द लास्ट अंतिम, पोएटिक वॉइस यानी कवि वाली आवाज़, इज़ डम। डम माने चुप हो गई है, शांत हो गई है, मौन हो गई है। डम जो बोल नहीं पाते है ना, गूंगे होते हैं, उनको डम बोलते हैं। तो एक जो आखिरी आवाज़ थी, हालांकि उनके बाद बहुत सारे पोइट्स हुए हैं, कितने अच्छे पोइट्स हुए हैं, लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड का अपना कहने का तरीका है ना। टेनिसन हैं, बहुत अच्छे पोइट हुए हैं वर्ड्सवर्थ के बाद। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, उनके आपने पढ़े हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, कई सारे पढ़े हैं आपने मेरे साथ, बहुत अच्छे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छी पोइम्स लिखी हैं। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब से वो लास्ट पोएटिक वॉइस थी जो कि डम हो गई है, चुप हो गई है, शांत हो गई है। वी स्टैंड, हम खड़े हुए हैं, टुडे आज, बाय माने पास, करीब। किसके करीब खड़े हुए हैं? वर्ड्सवर्थ की टूम, कब्र। तो वर्ड्सवर्थ की कब्र के पास आज हम खड़े हुए हैं। व्हेन बायरन्स आइज, जब बायरन की आंखें वर शट, बंद हुई थी, इन डेथ, मृत्यु में, मृत्यु की वजह से जब बायरन की आंखें बंद हुई थीं, वी बोड, बो माने झुकाना होता है, हमने झुकाया, आर हेड, अपना सिर, है ना, सम्मान से हम सिर झुकाते हैं ना किसी के सामने। एंड हेल्ड, और रो के रखा, पकड़ लिया, आर ब्रेथ, अपनी सांसों को। यानी जैसे हम किसी को ट्रिब्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो मौन व्रत धारण करते हैं ना, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हैं सर झुका के। जैसे सांसें तो खैर चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे सांसें भी रोक ली, आवाज़ नहीं करते ना, हम एकदम शांत खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए, तो वैसे ही हमने किया, अपनी सांसें रोक ली। ही टॉट, उसने सिखाया, पढ़ाया, अस, हमको, लिटिल। अब देखिए लिटिल जो है निगेटिव सेंस रखता है, ना के बराबर। बहुत कम उम्र में, मैंने जैसे बताया इनकी डेथ हो गई 36 ईयर्स की एज में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है लॉर्ड बायरन ने, हालांकि बहुत एनर्जी से भरी हुई हैं उनकी पोएम्स।
तो उन्होंने हमें सिखाया तो ना के बराबर, बट लेकिन आर सोल, हमारी आत्मा ने, हैड फेल्ट, महसूस किया था, लाइक, जैसे कि द थंडर्स रोल, थंडर बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तो जैसे बादल घुमड़ते हुए, गरजते हुए, चमकते हुए आ रहे हों, वैसा हमारी आत्मा ने महसूस किया। कब? लॉर्ड बायरन की कविताओं को पढ़कर। बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हैं, लेकिन जितनी लिखी हैं वो जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, बादल की गड़गड़ाहट, थंडर से भरी हुई हैं। ऐसा उनकी पोइम्स को पढ़कर हमारी आत्मा ने महसूस किया। थोड़ी पुरानी किताब है तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद शिवरिंग हार्ट, शिवरिंग माने कप कपाते हुए, हार्ट दिल से, द स्ट्राइफ माने संघर्ष, वी सॉ हमने देखा, ऑफ पैशन भावनाओं का, विद इटर्नल लॉ, इटर्नल जो कभी ख़त्म नहीं होता, शाश्वत होता है, लॉ नियम, तो जो हमारी भावनाएं हैं वो शाश्वत होती हैं, कभी सुसुप्त होती हैं, सोई रहती हैं हमारे दिल में, लेकिन हमेशा रहती हैं। तो जो लॉर्ड बायरन की पोइम्स हैं उनमें पैशंस भरी हुई हैं, पैशंस का ऐसा ज्वार है ना, बहुत तेज तूफान है भावनाओं का उनकी कविताओं में, तो कांपते हृदय में से हमने देखा उसको। एंड यट, और फिर भी, विद यानी साथ, किसके साथ? रेवरेंशियल ऑ, रेवरेंस क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है, ऑ मतलब एक अचंभित होता है, अचानक से हम अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, तो हम रेस्पेक्ट के साथ उसकी कविताओं को पढ़कर आश्चर्यचकित थे। तो उस आश्चर्य के साथ, उस रेस्पेक्ट के साथ, वी वॉच्ड हमने देखा, द फाउंट, फाउंट माने सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, झरना होता है, फाउंटेन होता है, ऑफ फायरी लाइफ, फायरी माने जो आग से भरा हुआ जीवन था लॉर्ड बायरन का, विच सर्व्ड जो काम आया, फॉर दैट टाइटैनिक स्ट्राइफ, टाइटैनिक से आप परिचित हैं, एक जहाज़ था, और टाइटन्स जो थे वो ग्रीक माइथोलॉजी में है, बहुत बड़े बड़े प्राणी थे, बहुत ही बड़े बड़े। तो टाइटैनिक वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है वो किसी बड़ी विशाल चीज़ के लिए यूज़ होता है, और स्ट्राइफ संघर्ष होता है। तो वो जो टाइटैनिक स्ट्राइफ था, जो विशाल संघर्ष था, अब विशाल संघर्ष कोई साधारण एनर्जी वाला, साधारण ताकत वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है ना, उसके लिए असाधारण एक फायर चाहिए। तो ये जो फायरी लाइफ है वो किसके अंदर थी? वो लॉर्ड बायरन के अंदर थी, और वो टाइटैनिक स्ट्राइफ हमने देखा, वी वॉच द फाउंट ऑफ फायरी लाइफ विच सर्व्ड फॉर दैट टाइटैनिक स्ट्राइफ। तो जो उसकी कविताओं में मिलता है ना, हम किसी भी व्यक्ति से कैसे परिचित हैं? जो हमारे बीच से चला गया, तो उसके वो एक टाइटैनिक स्ट्राइफ वाला व्यक्ति था, फायरी लाइफ वाला व्यक्ति था, हम कैसे परिचित होंगे? उसके बारे में पढ़कर, या फिर उसने जो रचनाएं लिखी हैं उनको पढ़कर। तो जब हम लॉर्ड बायरन की पोइम्स पढ़ते हैं तो हमको दिखता है कि कितनी फायरी लाइफ थी उसके अंदर, है ना। फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट पोइट गेटे। व्हेन गेटेज डेथ वॉज टोल्ड वी सेड, व्हेन जब गेटेज गेटे की डेथ मौत वॉज टोल्ड बताई गई, हमें बताया गया कि गेटेज दुनिया से जा चुका है, वी सेड तो हमने कहा। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी गेटे की मौत पर? संक डूब गया, देन तब, भैया अब तो डूब गया। इज यूरोप का सेजेस्ट, सेज क्या होता है? साधु, संत, पवित्र आत्मा। हेड सिर, तो जो यूरोप का सबसे पवित्र सिर था, जो सबसे पवित्र व्यक्ति था, वो इस दुनिया से चला गया, वो सिर डूब गया। संक यानी वो सूरज डूब गया, हालांकि यहाँ सन तो नहीं आया है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, फिजिशियन वैद्य होता है, और वैद्य आपकी जो कष्ट हैं, आपकी परेशानियां हैं, उनको आपकी नब्ज पकड़कर, आपके शरीर को देखकर पहचान लेता है कि आपको ये कष्ट है। तो वो एक फिजिशियन था ऑफ आयरन एज, यानी
आयरन एज लौह युग आप कह सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एज था उसमें अलग अलग तरीके की फैक्ट्री लगाई गई, फैक्ट्रियों में मशीनें काम करती हैं और मशीनें आयरन से बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो उस युग को आयरन एज इसीलिए कहा गया कि वो इंडस्ट्रियल एज था, फैक्ट्रियाँ लगी और फैक्ट्रियों में आयरन की मशीनें लगी हुई थी। तो उस युग का, उस लौह युग का वो फिजिशियन था, वैद्य था, डॉक्टर था, चिकित्सक था। गेटे हैड डन, गेटे पूरी कर चुका था हिज पिलग्रिमेज, अपनी तीर्थ यात्रा। तो हम यहाँ आते हैं ना इस दुनिया में, जैसे तीर्थ यात्रा पर आए हैं, आते हैं चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करके, है ना। हम आप लोग अगर कभी मथुरा आते हैं तो जन्मभूमि के दर्शन करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं वृंदावन में और फिर चले जाते हैं। ऐसे ही हम इस दुनिया में आते हैं जैसे एक तीर्थ यात्रा पर आए हों, यात्रा की, यहाँ पर दर्शन किए, लोगों को देखा और फिर चले जाते हैं। तो उसकी डेथ पर क्या कहा लोगों ने कि गेटे की पिलग्रिमेज, गेटे की तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई है। और वो क्या था? फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। तो ये एक एक चीज़ आप याद रखिएगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किसको उसने फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस, यानी अपने जो पोएम्स उसने लिखी हैं, जो अपनी रचनाएं लिखी हैं गेटे ने, उसने उसके सब्जेक्ट मैटर के तौर पर, उसकी विषय वस्तु के तौर पर किस चीज़ को लिया है? ही टुक, उसने लिया द सफरिंग माने पीड़ित, कष्ट में जो जी रही थी, ह्यूमन रेस इंसानी प्रजाति, यानी मानवता के कष्ट को, मानवता की परेशानियों को उसने एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पर लिया है। गेटे का फॉस्ट बहुत फेमस है ना, जो आपने डॉक्टर फॉस्टस मेरे साथ पढ़ा है ना, वही कहानी वही है, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो जो ह्यूमन रेस है उसकी सफ़रिंग को उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के तौर पर लिया है। ही रेड, उन्होंने पढ़ा, ईच, प्रत्येक, वूंड माने घाव होता है। तो जो इंसान है उसके कुछ फिज़िकल घाव होते हैं, कुछ उसके मेंटल घाव होते हैं, मानसिक घाव होते हैं, है ना, भावनात्मक घाव होते हैं। हमें कोई धोखा देता है तो हमारे दिल में घाव लग जाता है ना, कोई हमें बुरा बोलता है, हमें गाली देता है तो हमारे दिल पर घाव लग जाता है। कुछ लोग तो पलट के गाली दे देते हैं, अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं कर पाते ना, वो चुप रह जाते हैं, रो के रह जाते हैं, गाली का जवाब गाली से नहीं देते, तो उनके दिल पर घाव लग जाते हैं। तो उन सारे घावों को ही रेड, उसने पढ़ा, ईच वुंड, हर घाव को, ईच वीकनेस क्लियर, ईच प्रत्येक, वीकनेस जो हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, क्लियर माने साफ तौर पर। तो कमज़ोरियाँ कैसी होती हैं? वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें किसी ने मारा तो अब हम पलट के मार देते हैं तो हम वीक नहीं हैं, है ना, साथ ही साथ बदला ले लेते हैं। लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं, लोगों की गालियाँ सुन लेते हैं, लोगों की बुरी बातें अपने बारे में सुन लेते हैं। तो ये थोड़ी सी वीकनेस होती है, और उन वीकनेसेस को किसने पढ़ा? गेटे ने पढ़ा, है ना। हम अकेले में रोते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, हर जगह तो हम नहीं बोल सकते ना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम सुन लेते हैं, जवाब नहीं दे पाते, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम परेशान रहते हैं, रोते हैं, वो सारी चीज़ें उसने पढ़ी। और एंड स्ट्रक, और उसने लगाई, स्ट्रक माने वैसे मारना होता है, रखना कह सकते हैं, हिज फिंगर, अपनी उंगली, ऑन द प्लेस, जगह पर, एंड सेड, और बोला, कौन बोला? गेटे, दाव माने तुम, ये ओल्ड इंग्लिश में यू को दाव बोला जाता है। एलेस्ट, एल माने परेशान होना, पीड़ित होना, दर्द होना, परेशानी होना, तो दाव एलेस्ट हियर, यानी तुमको यहाँ परेशानी है। जैसे हमारे हाथ पैर में कहीं चोट लग जाती है, दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थोड़ा सा अपनी उंगली रखता है, अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है ना। तो ऐसे ही गेटे ने हमारी जो परेशानियाँ थीं, ह्यूमन रेस की, इंसानियत की जो परेशानियाँ थीं, जो कष्ट थे, उन पर उंगली रख रख के कहा,
दाउ एलस्ट हियर एंड हियर, तुमको यहाँ कष्ट है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। वो पहचान गया, है ना, सारे हमारे कष्टों को, हमारे दर्द को उसने देखा और उंगली रख रख के उनको बताया। फिर ही लुक्ड, उसने देखा ऑन यूरोप्स, यूरोप के डाइंग आर, मरते हुए समय को, यानी यूरोप की जो ग्लोरी थी उसको नष्ट होते हुए, उसको ख़त्म होते हुए किसने देखा? गेटे ने देखा। तो मतलब जो यूरोप था उसमें एक उथल पुथल थी, एक हलचल थी, है ना, युद्ध हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थीं। तो जैसे यूरोप का डाइंग आर चल रहा था उस वक्त, वो उसने देखा। ऑफ फिटफुल ड्रीम एंड फीवरिश पार, फिटफुल जो होता है, कभी आया फिर रुक गया, फिर आया फिर रुक गया। तो जैसे ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं, तो लगातार नहीं होता, चेंज होती रहती है, सिचुएशन उसकी चेंज होती रहती है, सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो वही फिटफुल माने इरेगुलर सा सपना। एंड फीवरिश पावर, फीवरिश यानी एक ज्वार चढ़ता है, ज्वर बोलते हैं, मतलब बुखार बोलते हैं। तो जो पावर है वो उसके भी एकदम से जैसे ज्वार आता है ना, कभी बहुत उत्साह आ जाता है, कभी एकदम धीमा पड़ जाता है। तो ये सारे उतार चढ़ाव है ना, सपनों के, ताकत के सारे उतार चढ़ाव उसने देखे यूरोप के। हिज आई, उसकी आंखें, प्लंज डाउन, प्लंज माने डूबना होता है, प्लंज डाउन द वेल्टरिंग स्ट्राइफ। ये वेल्टर क्या होता है? लुढ़कना होता है, जैसे कीचड़ में लोट मारते हैं ना, तो उसको वेल्टरिंग, लुढ़कने को बोलते हैं, रोल करना। तो हिज आईज प्लंज डाउन द वेल्टरिंग स्ट्राइफ, तो स्ट्राइफ वही संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो जो लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ स्ट्राइफ है, संघर्ष है, उसमें उसकी आंखें डूब गईं, यानी वो दुखी हुआ, परेशान हुआ। द टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, टर्मोइल भी उथल पुथल होती है, टुमल्ट होता है। एक्सपायरिंग माने ख़त्म होते हुए लाइफ, जीवन के। तो ख़त्म होते हुए जीवन का जो संघर्ष था उसको देखा, उसमें उसकी आंखें डूब गईं, उनमें जैसे पानी भर गया, जैसे वो रोने लगा। तो वो सब उसने लिखा है अपनी कविताओं में। ही सेड, उसने कहा, द एंड इज़ एवरीवेयर, हर जगह, द एंड माने अंत, इज़ है एवरीवेयर, हर जगह, यानी हर चीज़ जो शुरू हो रही है, पैदा हो रही है, ख़त्म हो रही है ना, हर पैदा होने वाली चीज़ ख़त्म हो रही है, कुछ भी इटर्नल नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इंसान पैदा होता है, संघर्ष करता है, चला जाता है दुनिया से, तो हर जगह अंत दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपको अमर कर सकती है, आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपकी सोच को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके आइडियाज़ को अमर कर सकती है। वो क्या है? आर्ट, कला। अगर आपको याद हो, विलियम शेक्सपियर की मैंने सोनेट अपलोड की हैं, अगर आपने पढ़ी है वो, तो उसमें वो कहता है कि जो ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं, यानी चाहे स्टील की दीवारें हों, पत्थर की दीवारें हों, जितने भी किले राजा महाराजाओं ने बनाए, लोहे के बड़े बड़े गेट, उनको रस्ट लग गया, जंग लग गया, किले सब धराशायी हो गए, रुइंस हो गए, खंडहर हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन जो उसने अपने आर्ट में लिखा है ना, जो वो लिख रहा है इंक में, वो अमर है ना, और वो सच भी बोला उसने कहाँ, कब 16th सेंचुरी में लिखा, हम आज भी पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी, है ना। मोनालिसा कब पेंट की गई, वो आज भी जीवित है, आने वाले समय में भी जीवित रहेगी। तो जो आर्ट है वो शाश्वत रहती है, वो हमेशा रहती है। तो वो कहता है कि द एंड इज़ एवरीवेयर, हर जगह अंत है। आर्ट स्टिल हैज़ ट्रुथ, यानी हर चीज़, किसी भी चीज़ में सच्चाई नहीं है, अगर सच्चाई कहीं है तो वो आर्ट में है। आर्ट स्टिल माने अभी भी, हैज़ रखती है ट्रुथ, सच्चाई। टेक रिफ्यूज़ देयर, रिफ्यूज़ माने शरण, है ना, टेक लो रिफ्यूज़, शरण, देयर वहाँ पर। तो आर्ट की शरण में जाओ, कला की शरण में जाओ, वहीं पर सच्चाई है।
अगर आपको कहीं राहत मिलती है, आप सारी दुनिया से परेशान हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, तो थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, आपकी टेंशन कम हो जाती है ना। जब हम परेशान होते हैं तब भी म्यूज़िक सुनते हैं, खुश होते हैं तब भी म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये जो कलाएँ हैं ये हमको रिलीफ देती हैं, है ना, हमारी टेंशन को कम करती हैं। जीवन सभी का ऐसा है, किसी के में थोड़ा सा कम स्ट्रगल है, किसी के में ज़्यादा, लेकिन ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें परेशानियां ना हो, जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, टेंशन्स ना हो। तो उन टेंशन से, उन परेशानियों से हमें राहत कौन दिलाता है? आर्ट। यही एक सच्ची चीज़ है जो हमेशा रहती है। आगे देखिए, एंड ही वॉज हैप्पी, और वो खुश था। अब खुश कैसे था ये देखिए। इफ, यदि, टू नो, जान लेना, कॉजेज, कारण, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के, यानी कोई चीज़ है तो क्यों है, उसकी वजह जान लेना अगर खुशी है तो वो खुश था। और एंड फार बिलो, और काफ़ी नीचे, हिज फीट, उसके पैरों के, टू सी, देख कर, द ल्योरिड फ्लो, ल्योरिड मतलब वो भयंकर, टेरिबल, फ्लो बहाव, तेज बहाव, ऑफ टेरर, भय का, एंड, और इनसेन माने पागल, सेन माने सही सलामत होता है, इनसेन पागल, डिस्ट्रेस, परेशानी, यानी जो पागलपन से भरी हुई इंसान की परेशानियां हैं। हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, ये पैसा कमाना, वो पैसा कमाना, ये वाला प्लॉट खरीदना, वो वाला प्लॉट खरीदना, ये वाली गाड़ी खरीदनी है, वहाँ बंगला बनाना है, ये वाली मार्बल लगानी है, ये वाली टाइल्स लगानी है। और भैया पूरा मतलब पूरी ज़िंदगी हम पागलों की तरह भागते रहते हैं। तो ये क्या है? इनसेन डिस्ट्रेस है, वो उसका फ्लो ल्योरिड फ्लो है, बहुत तेज बहाव। और क्या है? एंड हेडलॉन्ग फेट, हेडलॉन्ग भी वही है, मतलब एकदम से बहुत जल्दबाज, बहुत तेज, फेट माने भाग्य, भाग्य भी बड़ी तेजी से बदलता है, कब किसका बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, वो भी एकदम से पागल है, भाग्य भी सन की है, कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी तो आपको ढेर खुशियां दे देगा, कभी एकदम से धाए से आपको नीचे गिरा देगा, है ना। अर्श से फर्श पर लाने में भाग्य को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में नीचे। तो ये हेडलॉन्ग फेट यानी बहुत जल्दबाज, इर्रेशनल, है ना, वैसा भाग्य है। तो अगर इन सब चीज़ों को जान लेना, बी माने है, हैप्पीनेस, खुशी, तो इन सारी चीज़ों को जान लेना अगर खुशी है तो ही वॉज हैप्पी। आ गया समझ में? एंड ही वॉज हैप्पी इफ, यहां से जोड़िए पूरा सेंटेंस, इफ बी हैप्पीनेस, यदि ये खुशी है, इन सारी चीज़ों को जान लेना, है ना, टू नो द कॉजेज ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें हो रही हैं उनकी वजह को जान लेना, कोई चीज़ क्यों हो रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया ऐसी क्यों है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह जान लेना अगर खुशी है तो वो खुश था, है ना, यानी कि उसने इन सारी चीज़ों की वजह जान ली थी, दुनिया की सच्चाई उसने जान ली थी। तो एक बार जब इस दुनिया की सच्चाई आप जान लेते हैं तो आप खुश होते हैं, है ना। अगर ये खुशी है तो वो खुश था। तो ये तो बात थी किसकी? गेटे की। बायरन की बात पहले ही हो गई, गेटे की बात भी हो गई, और अब आते हैं वर्ड्सवर्थ पर। तो वर्ड्सवर्थ के लिए वो क्या शब्द बोलता है देखिए, एंड वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ, आह पेल गोस्ट्स रिजॉइस, आह पेल माने पीले, गोस्ट भूत, रिजॉइस माने तुम खुश हो जाओ, मज़े लो। अरे पीले पीले भूतों तुम खुश हो जाओ, मरी हुई आत्माओं, डेड सोल्स तुम खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ? फॉर क्योंकि, नेवर कभी नहीं, हैज़ सच सूदिंग वॉइस, सूदिंग माने राहत देने वाली, मन को शांति देने वाली, रिलीफ देने वाली, वॉइस आवाज़, क्योंकि ऐसी मन को शांति देने वाली आवाज़ कभी नहीं रही, बीन माने रही, टू योर शेडोई वर्ल्ड कन्वेड, टू योर माने तुम्हारे, शेडोई यानी परछाइयों वाले, आत्माएं तो होती हैं वहाँ, बॉडी तो होते नहीं है, तो परछाइयों वाले वर्ल्ड संसार में, कन्वे माने भेजना होता है, कभी नहीं भेजी गई इस संसार से यानी धरती से कभी कोई ऐसी आत्मा,
ऐसी सूदिंग वॉइस तुम्हारे बीच नहीं गई जैसी वर्ड्सवर्थ की थी, क्योंकि अब वर्ड्सवर्थ जा चुका है ना। तो जो आवाज़ अब तक हम सुन रहे थे अब वो तुम्हारे बीच चली गई है। तो पेल गोस्ट रिजॉइस, तुम पीले पीले भूतो मज़े लो, खुश हो जाओ। Since erst at morn some wandering shade heard the clear song of Orpheus come through Hades and the mournful gloom। और कब से नहीं सुनी है ऐसी कोई आवाज़? इससे पहले एक आवाज़ और सुनी थी तुम लोगों ने। सिंस एस्ट यानी जब से, एट मॉर्न सुबह के समय, सम कोई, वांडरिंग यहाँ WANDER भी हो सकता है और WONDER भी हो सकता है। WANDER माने घूमना होता है, टहलना, इधर उधर घूमना। तो और वंडरिंग माने सोचना या आश्चर्य से देखना, ये होता है। तो सम वंडरिंग शेड यानी आत्मा, तो किसी घूमती हुई आत्मा ने हर्ड सुना था, द क्लियर सॉन्ग यानी साफ गीत, यानी जो साफ आवाज़ में सुनाई देता है ऐसा गीत, ऑफ ऑर्फियस। तो ऑर्फियस एक म्यूजिशियन था, है ना, लीजेंडरी है, पौराणिक है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि भाई उसकी प्रेमिका थी यूरिडाइस, तो वो मर गई, शादी करने वाले थे, मर गई। तो इसने, ऑर्फियस ने देवताओं के राजा ज़्यूस से कहा कि भाई मेरी प्रेमिका आप लौटाओ, मुझे तो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे लौटाओ। तो ज़्यूस ने कहा कि भाई आपकी प्रेमिका जो है वो हेडीज़ के, मतलब जो अंडरवर्ल्ड का राजा है, मेरा भाई, हेड्स कह सकते हैं आप, हेडीज़ है, तो उसके पास है, अंडरवर्ल्ड में चली गई है उसकी आत्मा, तो वही लौटा सकता है, तो तुम वहाँ जाओ। तो ऑर्फियस उसको, अपनी प्रेमिका को लेने के लिए अंडरवर्ल्ड में गया, जहाँ का राजा ये हेडीज़ था। तो वहाँ जाके उसने अपना ये इतना प्यारा सा गीत सुनाया और वो भी खुश हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रेमिका तुमको लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त एक है, तुम मुड़कर मत देखना पीछे, वो आगे आगे तुम चलोगे, पीछे पीछे तुम्हारी प्रेमिका चलेगी, लेकिन मुड़कर मत देखना, वरना तो फिर तुम्हारे साथ कभी नहीं जा पाएगी। तो उसने कहा ठीक है। वो ऑर्फियस उसको लेकर चल दिया, अपनी प्रेमिका को, और आगे आगे वो चलता जा रहा, पीछे पीछे उसकी प्रेमिका। लेकिन उसको क्यूरियोसिटी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडीज़ ने मुझे झूठ बोल दिया हो और मेरी प्रेमिका मेरे पीछे ना आ रही हो। तो उसने, मतलब निकलने ही वाले थे वहाँ से, अंडरवर्ल्ड से, एक बार पीछे मुड़ के उसने देख लिया, और जैसे ही देखा वो गायब, फिर उसको नहीं मिली। तो उस वक्त जो उसने गीत गाया था, है ना, वो भी वैसा ही खूबसूरत गीत था, वो संगीत वैसा ही था जैसा वर्ड्सवर्थ का है। तो इससे पहले जो तुम लोगों ने आवाज़ सुनी, मीठा संगीत सुना, गीत सुना, वो ऑर्फियस का सुना था, है ना। द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस कम थ्रू हेडीज़, यानी हेडीज़ से आ रहा था। एंड द मोर्नफुल ग्लूम, मोर्नफुल भाई जिसकी प्रेमिका चली गई हो, मतलब सच्चे प्रेमी हो और चली गई हो, तो फिर वो रोएगा ही ना। तो जो मोर्नफुल उसका दर्द भरा गीत था, जो उसकी उदासी थी, वो सब कुछ तुम लोगों ने सिर्फ तब सुनी थी, या फिर तुम अब सुनोगे। वर्ड्सवर्थ हैज़ गॉन फ्रॉम अस, वर्ड्सवर्थ हमारे पास से चला गया है। एंड ये, और तुम, आह, मे ये फील हिज वॉइस एज वी, तो उन्हीं डेड सोल्स को ही कह रहा है वो। जो पोइट है हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड, किससे कह रहा है? ये किसको कह रहा है? उन्हीं गोस्ट, जो भूत लोग हैं जिनके बीच अब आत्मा चली गई है वर्ड्सवर्थ की, तो उनसे कह रहा है कि ये मे फील, तुम भी महसूस कर सकते हो, हिज वॉइस, उसकी आवाज़ को, एज वी यानी जैसे हमने महसूस की थी। He too, upon a wintry clime, had fallen on this iron time of doubts, disputes, distractions, fears. He too, he माने वर्ड्सवर्थ के लिए आया है, टू माने भी, वो भी, अपॉन ऊपर,
अ विंट्री क्लाइम, विंट्री ठंडा होता है और क्लाइमेट के लिए आता है। तो इंग्लैंड में या यूरोप में ठंड अच्छी नहीं मानी जाती, मतलब उनके लिए, हमारे लिए तो ठंड का मौसम अच्छा होता है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना। जब विंटर सीज़न आता है तो हम लोग मज़े से खूब सारे कपड़े पहन के, रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के अच्छा महसूस करते हैं। और गर्मी में दे पसीना टपकता है, हमारे यहाँ लंबी गर्मी का मौसम रहता है। उनके यहाँ उल्टा होता है, उनके यहाँ गर्मी का सीज़न बहुत छोटा सा होता है और बड़ा प्लीजेंट होता है उनके लिए। तो विंटर का जब भी जिक्र आता है उनके यहाँ, तो बड़ा टॉर्चरस, बड़ा मतलब मिजरेबल टाइप का, परेशान करने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला होता है। और जब भी वो गर्मी का जिक्र करते हैं तो बड़ा प्लीजेंट सा मौसम, जब अच्छी चीज़ें हैं वो उनके यहाँ डिनोट की जाती हैं समर से। तो अब ये जो था, ये भी कैसे क्लाइमेट में, कैसे समय में रहा, तो ये जो विंट्री क्लाइम है वो बुरे समय को डिनोट कर रही है कि उसका समय भी बड़ा उथल पुथल से भरा रहा, है ना। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम वो रहा है, यूरोप में उथल पुथल ही चल रही थी। तो ही टू अपॉन अ विंट्री क्लाइम हैड फॉलन, तो वो भी ऐसे समय में रहा जब विंट्री क्लाइम थी, यानी मौसम अच्छा नहीं था, कष्ट से भरा हुआ था, उथल पुथल से भरा हुआ था। ऑन दिस आयरन टाइम, तो इसी आयरन टाइम में, तो आयरन एज पहले भी आ चुका है जब वो गेटे के लिए आया था। तो जो इंडस्ट्रियल टाइम है और जिसमें फैक्ट्रीज़ लगाई गई हैं, उनमें आयरन की मशीनें लगाई गई हैं, तो वो आयरन टाइम कहलाता है। तो इसी युग में वो भी आया, आयरन टाइम ऑफ डाउट्स। तो ये जो युग था वो शंकाओं का युग था, डाउट्स का युग था। लोग ना तो विश्वास कर सकते हैं भगवान पर, यानी बहुत सारी थियरीज आ गई ना, जो हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था, यानी क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो धीरे धीरे साइंस उनको गलत प्रूव कर रही थी। जैसे कि लिखा हुआ था सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, लेकिन गैलीलियो के टेलीस्कोप से ये प्रूव हुआ कि ये तो धरती है साहब जो सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज तो नहीं घूम रहा। तो जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है उन पर डाउट है, भगवान में विश्वास, धर्म में विश्वास कम हो रहा है ना। तो टाइम ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, झगड़े, तो युद्ध चल रहे थे जगह जगह, वो हमेशा वैसे चलते ही रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो डिस्प्यूट्स, झगड़े, और डिस्ट्रैक्शन होता है जहाँ दिमाग कहीं और खिंचता है, चीज़ें इधर उधर, डिस्ट्रैक्शन, जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है, उधर आपका दिमाग जा रहा है, तो वो टीवी क्या कहलाती है, डिस्ट्रैक्शन कहलाती है। जो चीज़ आपको फोकस ना करने दे, आपके दिमाग को इधर खींचे, आपकी भावनाओं को खींचे, आपके मन को खींचे, वो डिस्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। और फियर्स, डर होते ही हैं, कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। अब जैसे गाज़ा में या फिर इज़राइल में, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। जिस दिन इज़राइल पर अटैक हुआ था, बड़ा भयंकर अटैक था, तो हम लोगों को बड़ा डर सा लगा कि कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए। फिर गाज़ा में जो हो रहा है इज़राइल की तरफ से, तो उसको देखकर भी, सुनकर, देखकर डर लगता है कि ऐसा भगवान हमें समय ना देखने को मिले बुरा। या फिर हम यूक्रेन के बारे में जब सोचते हैं, यूक्रेन पर रशिया का कितने दिनों से अटैक चल रहा है, इधर भी लोग मर रहे हैं, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ये हालांकि हर युग में होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। लेकिन जब हम अच्छे उसमें अच्छी जगह पर रह रहे होते हैं, अच्छे युग में रह रहे होते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं, तो हमेशा एक फियर बना रहता है कि हे भगवान, ऐसा समय हमें ना देखने को मिले। तो ये सारे फियर्स थे जो उस युग में उसने देखे। ही फाउंड अस व्हेन द एज हैड बाउंड, ही फाउंड अस, उसने हमको पाया, व्हेन, जब, द एज, युग ने, हैड बाउंड, बांध दिया था, आर सोल्स, हमारी आत्माओं को, इन इट्स, यानी इसके, युग के, बिनमिंग राउंड, नम्ब माने सुन्न होना होता है, और बिन्यूमिंग वही मतलब सुन्न करने वाले, राउंड माने घेरा। तो हमें जैसे जकड़ लिया था, वो युग ऐसा था जिसने हमारी आत्माओं को सुन्न कर दिया था, एक ऐसे घेरे में जकड़ लिया था जिसने हमारी आत्माओं को नम्ब कर दिया था, सुन्न कर दिया था। यानी जब सुन्न होता है आपकी बॉडी
या आपका दिमाग भी कभी कभी सुन्न हो जाता है ना, आप सोच नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए। और वैसे ही कभी कभी आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है, हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो वो हिल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, है ना। तो ऐसा एक समय था जिसने हमारी आत्माओं को जकड़ लिया था, और उस युग में वर्ड्सवर्थ ने हमको पा लिया, या हमने वर्ड्सवर्थ को पा लिया। ही स्पोक, वो बोला। तो बोला कैसे? अपनी कविताओं के माध्यम से उसने लिखा। एंड लूज्ड आर हार्ट इन टीयर्स, और हमारे लूज माने खोल के रख दिया, आर हार्ट हमारे दिल को, इन टीयर्स आंसुओं में। तो उसने, चाहे आप उसके आंसुओं की बात कर लीजिए या फिर उसकी पोएम्स पढ़कर हमारी आंखों में आने वाले आंसुओं की बात कर लीजिए, तो हमारे दिल को खोल कर रख दिया उसने आंसुओं में। ही लेड अस, उसने हमको लिटा दिया, एज वी ले, जैसे हम लेटे हुए थे, एट बर्थ, अपने जन्म के समय। तो कई आपने वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोइम्स पढ़ी होंगी, मैंने अभी बहुत सारी अपलोड की हैं। वो कहता है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, है ना। तो वो हमें चाहता है कि जो मासूमियत बच्चे की होती है ना, बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती कि पैसा कमाना है, घर बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। वो जो मासूमियत है, वो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो मासूमियत हम खोते चले जाते हैं। उस चक्कर में हमारी खुशी चली जाती है। छोटा बच्चा कितना खुश रहता है। मैंने टिंटर नेबी में आपको अपने बेटे की वो एक वीडियो भी दिखाई थी। वो उस वक्त 6 साल का है, वो कितना खुश है बिना बात के गा रहा है, बिना बात के नाच रहा है। तो वो जो हमारे बर्थ के समय हमको मासूमियत मिलती है, जो खुशी भगवान हमें देकर भेजता है, नेचुरल खुशी होती है हमारे दिल में, वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अब हमें इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, खूब धन कमा लेते हैं, हमारे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, लेकिन खुश नहीं हैं हम। तो अब वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, तो उसने हमको वो वापस खुशी लौटाने की कोशिश की जो हमारे पास जन्म के समय थी, है ना। उसने कहा कि नेचर के पास जाओ, नेचर से सीखो। ये जो उसने एक सोनेट लिखी है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना। हम सारे टाइम संसार की चीज़ों में ही खोए रहते हैं, पैसा कमाने में, खर्च करने में, उसी में खोए रहते हैं। तो उसने कोशिश की अपनी कविताओं के माध्यम से कि हम वैसे ही बने, खुशियों से भरे रहें जैसे हम जन्म के समय होते हैं। ले एट बर्थ एट द कूल एंड फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, तो कहाँ लिटाया हमें उसने? ऑन द कूल, कूल माने ठंडी, राहत देने वाली। कोल्ड जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है, लेकिन कूल प्लीजेंट होता है। तो कूल फ्लावरी यानी ठंडी फूलों वाली, लैप गोद ऑफ अर्थ, धरती की। तो उसने हमसे कहा कि भाई धरती की गोद में जाओ, धरती माँ की गोद में। जब तक आप नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे, धरती के कांटेक्ट में रहेंगे, तब तक आप खुश रहेंगे। तो ये उसने हमसे कहा और हमको वो धरती माँ की गोद में ले गया। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस, मुस्कुराहटें हमसे फूट पड़ी, है ना। ब्रोक फ्रॉम अस, हमारे अंदर से मुस्कुराहटें फूट पड़ी। एंड और वी हैड ईज, हमको राहत मिली। ईज माने आराम मिला हमको उसकी कविताएं पढ़कर। द हिल्स वर अराउंड अस, अरे हिल्स तो पहले भी थी हमारे चारों ओर, लेकिन उसकी कविताएं पढ़कर हमको पता चला कि हमारे चारों ओर पहाड़ियाँ भी हैं भाई। एंड द ब्रीज, ब्रीज माने वो जो सुकून भरी हवा होती है, मंद पवन, शीतल मंद सुगंधित पवन, उसको ब्रीज बोलते हैं। तो वो जो सुगंधित हवा है, वेंट ओवर, चल रही थी। द सनलिट फील्ड्स, सनलिट यानी सूरज से चमकते हुए, सूरज की रोशनी में चमकते हुए, फील्ड्स मैदान या खेत, अगेन फिर से। तो जैसे हम पहले भी थी लेकिन हमने नोटिस नहीं किया था, उसकी उस खूबसूरती को हमने देखा नहीं था, इग्नोर किया था, क्योंकि हम तो संसार की चीज़ों में डूबे हुए थे, हम तो पैसा कमाने में डूबे हुए थे, संसार की सुख सुविधाओं में। वर्ड्सवर्थ ने हमको दिखाया कि देखो तुम्हारे चारों ओर खूबसूरत हिल्स हैं, और क्या है, हवा चल रही है जो कि इन सूरज की रोशनी में ढके हुए इन पे मतलब मैदानों से होकर गुजर रही है। आर फोर हेड्स, फोर हेड हमारा माथा होता है,
चेहरा कह सकते हैं आप। तो जो हमारा फोर हेड्स हैं, हमारे माथे हैं, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, द विंड, हवा को, एंड रेन, और बारिश को। तो हमने एंजॉय करना शुरू किया नेचर की चीज़ों को वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़कर। जब बारिश होती है तो हम तो छाता लगा लेते हैं, है ना, और बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन कभी बारिश में भीगिए, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि बाद में जुकाम हो जाता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं हमारे ऊपर। और तो उसने महसूस कराया। आर यूथ रिटर्न्ड, हमारी जवानी लौट आई। कब लौट आई? जब हमने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ा, है ना। तो आप लोग तो ज़्यादातर जो मेरी कविता ये पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पहले ही यूथ हो, युवा हो। लेकिन अगर कोई भाई बुज़ुर्ग भी पढ़ रहा हो, कोई 40s में हो और वो पढ़ रहा हो, तो वो भी ज़रा बारिश में भीग कर देखे तो उसे लगेगा कि वो वापस 20s में पहुंच गया है। जब भी हम बारिश में भीगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आर यूथ रिटर्न्ड, हमारी युवावस्था लौट आई है। फॉर देयर वॉज शेड ऑन स्पिरिट्स दैट हैड लॉन्ग बीन डेड। तो फॉर देयर वॉज शेड, क्योंकि गिराया गया। देयर वॉज शेड, शेड माने गिराना होता है। ऑन स्पिरिट्स, उन आत्माओं के ऊपर। दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, जो बहुत लंबे समय से मरी हुई थीं। स्पिरिट्स ड्राइड अप, हमारी जो आत्माएं थीं सूखी हुई। एंड क्लोजली फल्ड, और सुखाकर, कसकर, फल्ड, फल्ड माने मोड़ दी गई, फोल्ड कर दी गई, है ना। तो जैसे हम कपड़े सुखाते हैं और सुखा के फिर फोल्ड करके रख देते हैं, तो ऐसी हमारी आत्माएं थीं, सूखी हुई और फोल्ड की हुई कसकर। तो उन आत्माओं के ऊपर क्या गिराया है ना, ऊपर से देखिए वो कह रहा है फॉर देयर वॉज शेड, क्योंकि गिराया गया, फैलाया गया, डाला गया उन आत्माओं पर जो बहुत लंबे समय से मरी हुई थी। अब डाला क्या गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा? द फ्रेशनेस, ताजगी, ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, यानी प्रारंभिक संसार की। तो जब अर्ली वर्ल्ड था, यानी हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की थी? आदिमानव जब हम थे तो जंगलों से ही तो शुरू की थी, हम नेचर के कांटेक्ट में ही तो रहते थे, है ना। उसके बाद भी धीरे धीरे जब हम संगठित रूप से रहने लगे, गांव बस गए, तो गांव में रहते थे तब भी नेचर के कांटेक्ट में रहते थे, खेती करते थे, जानवर पालते थे, सब कुछ करते थे, तो वो सारा अर्ली वर्ल्ड था। अब जब से ये शहर बस गए, ये कहा भी जाता है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी भगवान ने गांव बसाए और इंसान ने शहर बसाए। तो शहर किस चीज़ के सिंबल हैं? आर्टिफिशियलिटी के, बनावट के प्रतीक हैं, है ना। नेचर से कांटेक्ट हमारा कट जाता है। गर्मी पड़ती है तो हम एसी चला लेते हैं, सर्दी पड़ती है तो हम वार्मर चला लेते हैं, है ना। तो हम नेचर से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो अब वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? हमारी उन सूखी हुई आत्माओं पर, हमारी मरी हुई आत्माओं के ऊपर उड़ेल दिया द फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, प्रारंभिक संसार की ताजगी। आह, since dark days still bring to light men's prudence and men's fiery might, time may restore us in his course, Goethe's sage mind and Byron's force। तो आगे वो क्या बोलता है देखिए। सिंस माने क्योंकि, डार्क डेज, अंधेरे से भरे हुए दिन। तो जो डार्कनेस है वो उदासी का सिंबल होती है, प्रतीक होती है, बुरे दिनों के प्रतीक होती है, कष्ट का प्रतीक होती है, और लाइट आशा का प्रतीक होती है, और डार्कनेस निराशा का प्रतीक होती है। तो सिंस क्योंकि, डार्क डेज पुराने जो बुरे दिन हैं, स्टिल ब्रिंग टू लाइट, स्टिल अभी भी, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है सामने लाना, है ना, निकाल कर सामने लाना। तो सामने लेकर आता है, बुरे दिन सामने लेकर आते हैं क्या? मेंस, इंसान की, प्रूडेंस, बुद्धि होती है, विजडम होती है, एंड, और मेंस, इंसान की, फायरी, यानी आग से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई, ताकत से भरी हुई, माइट, माइट तो ताकत होती ही है। तो जो बुरे दिन होते हैं वो
मनुष्य की बुद्धिमानी और उसकी अंदर की जो ताकत होती है उसको बाहर लेकर आते हैं। जैसे रामचंद्र जी अगर गए नहीं होते वन को, उनका अगर राज तिलक उस दिन हो गया होता तो हम कभी नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। रावण को मार सकते हैं और वो इतना कष्ट झेल सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, वो हम कभी नहीं जान पाते, है ना। ऐसे ही अगर कृष्ण सिंपली पैदा हुए होते राजघराने में और आराम से रहते तो वो क्या क्या कर सकते हैं हम कभी नहीं जान पाते। तो जो बुरे दिन होते हैं वही आपकी ताकत, आपकी बुद्धिमानी, आपके दिमाग कितना काम करता है उसका टेस्ट तभी तो होता है ना, तभी सामने आती है आपकी ताकत। तो यही वो कह रहा है, सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट मेंस प्रूडेंस एंड मेंस फायरी माइट, टाइम में रेस्टोर अस। तो टाइम वक्त में रीस्टोर, है ना। री माने फिर से, स्टोर माने देना, भरना, अस हमको, यानी समय हमको वापस दे सकता है। इन हिज कोर्स यानी अपने रास्ते में जैसे जैसे समय बीतेगा तो हो सकता है कि वो जो समय ने हमसे छीन लिया है वो हमको वापस भी लौटा दे। इन हिज कोर्स माने वो उसकी जो रेस है, उसकी जो चाल है, तो समय कभी कभी चीज़ें छीन लेता है, कभी कभी दे भी देता है हमको, तो लौटा सकता है हमको। क्या चीज़ लौटा सकता है? गेटेज सेज माइंड, यानी गेटे का जो सेज माने पवित्र या बुद्धिमानी से भरा हुआ दिमाग। तो हो सकता है कि गेटे जैसा कोई और व्यक्ति, कोई और कवि, कोई और राइटर पैदा हो जाए, तो गेटे का माइंड हमको रिस्टोर कर सकता है समय। एंड बायरन्स फोर्स, तो और बायरन की कविताओं में जो फोर्स है, जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, जो जोश व खरोश है, वो भी हमको वापस कर सकता है समय। भविष्य में कोई ऐसा बायरन जैसा कवि भी पैदा हो सकता है। बट लेकिन अब मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहा है कि ये तो हो सकता है, लेकिन वेयर विल यूरोप्स लेटर आर, वेयर माने कहाँ, विल यूरोप्स यूरोप का, लेटर माने बाद का, आने वाला, आर माने समय। तो जो यूरोप का भविष्य है, यूरोप का आने वाला समय है, वो कहाँ से पाएगा? अगेन माने फिर से, फाइंड माने पाना। वर्ड्सवर्थ की हीलिंग माने ठीक करने वाली, आपके जो वुंड हैं, घाव हैं, हील कर जाता है, चोट सही हो जाती है। हीलिंग पावर, ताकत। तो वर्ड्सवर्थ के अंदर जो हीलिंग पावर थी, उसकी कविताओं में जो हीलिंग पावर थी, हमको राहत देने वाली, हमारे घावों को ठीक करने वाली, घाव शरीर वाले नहीं, मन के घाव, दिमाग के घाव, तो वो कहाँ से आएगी? यूरोप तुम कहाँ से हासिल करोगे वर्ड्सवर्थ जैसी एक हीलिंग पावर? अदर्स विल टीच अस, अदर्स दूसरे लोग, भविष्य में आने वाले लोग, या इस वक्त जो लेखक हैं या आने वाले जो लेखक हैं, वो क्या है? दे विल टीच अस, वो हमको सिखाएंगे। हाउ टू डेयर, कि कैसे हम हिम्मत करें। डेयर माने हिम्मत करना, साहस करना, लड़ना, मुसीबतों से लड़ना, तो कैसे हम हिम्मत करें, दूसरे लोग ये हमको सिखाएंगे। हाउ टू डेयर एंड अगेंस्ट फियर, और अगेंस्ट माने खिलाफ, फियर डर के, आर ब्रेस्ट हमारा सीना, हमारा दिल, टू स्टील, स्टील मतलब मजबूत करें हम, कैसे डर के सामने हम स्टील का यानी मजबूत सीना हम रखें। अदर्स विल स्ट्रेंथन अस टू बियर, अदर्स दूसरे लोग, दूसरे राइटर, विल स्ट्रेंथन अस हमको ताकतवर बनाएंगे, हमको हिम्मत देंगे, टू बियर बर्दाश्त करने की। बट लेकिन हु, कौन, आह, आह बहुत भर रहा है ये मैथ्यू आर्नोल्ड, क्योंकि ये एक एलर्जी भी है ना, रोने, जब हम किसी को याद करते हैं, रोते हैं, तो हम आहें तो भरते हैं, तो वो रो रहा है, आह। हु विल मेक अस फील, कौन हमको महसूस कराएगा, है ना। हु विल मेक अस मतलब कराएगा। द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, द क्लाउड बादल, ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, मॉर्टल माने इंसान के, डेस्टिनी भाग्य के, तो इसको महसूस कराना, इंसान के भाग्य के जो बादल हैं उसको महसूस कराना हमको कौन सिखाएगा? अदर्स दूसरे, विल फ्रंट इट, फ्रंट माने सामना करना,
तो दूसरे लोग इसका सामना करेंगे फियरलेसली, निर्भयता से, बिना डरे। बट लेकिन कौन, हु लाइक हिम, उसकी तरह, विल पुट इट बाय। पुट बाय का मतलब ये होता है पुट एसाइड, यानी साइड में रखना, एक तरफ को रखना। तो जो इंसान का भाग्य है उसको एक किनारे रखकर नेचर को फॉलो करना, है ना, नेचर के साथ चलना, उसको, उसका आनंद लेना, उसको महसूस करना, ये सब हमको कौन सिखाएगा, है ना। भाग्य तो जो इंसान का है वो है ही, उसको किनारे रखकर, उसको एक साइड रखकर, है ना। पुट बाय का मतलब पुट एसाइड। तो जो इंसान का भाग्य है उसको एक किनारे को रखकर नेचर के साथ चलना हमको कौन सिखाएगा। अब ये एक तरीके से एपिटाफ है ना। ये जो लास्ट की 4 लाइन है कि कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, ओ रोथा, with thy living wave, sing him thy best, for few or none hears thy voice right now he is gone। तो ये रोथा नदी से कह रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड कि हे रोथा नदी, तुम उसकी कब्र की घास को ताज़ा रखना। कीप माने रखना, फ्रेश ताज़ा, द ग्रास घास को, अपॉन हिज ग्रेव जो उसकी कब्र पर उगी हुई है, ओ रोथा नदी, विद दाई लिविंग वेव, अपनी लिविंग माने जीवन देने वाली वेव, लहरों के माध्यम से ताज़ा रखना। दाई माने योर, तुम्हारी। सिंग हिम, गाना उसके लिए, दाई बेस्ट, अपना सबसे अच्छा म्यूज़िक। तो जब पानी बहता है कल 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 करके, उसके अभी तो एक म्यूज़िक होता है ना, पानी का, लहरों का एक संगीत होता है। तो तुम अपनी लहरों के माध्यम से उसकी खातिर बेस्ट म्यूज़िक सुनाना, गाना। फॉर, क्योंकि, फ्यू, फ्यू नेगेटिव होता है ना के बराबर लोग, और नन, ये भी ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, क्योंकि या तो बहुत कम ना के बराबर लोग, या फिर कोई भी नहीं, हियर्स, सुनता है, दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को, राइट, ठीक तरीके से, यानी जैसे पानी की आवाज़ को, लहरों के संगीत को सुनना चाहिए, तो उस सलीके से या तो बहुत कम लोग सुनते हैं या फिर कोई भी नहीं सुनता। नाउ ही इज़ गॉन, अब जबकि वो चला गया है, तो किसी में सलीका नहीं है तुम्हारी इस संगीत को, तुम्हारी लहरों के संगीत को उस तरीके से सुनने का जैसे वर्ड्सवर्थ सुना करता था, है ना। तो उसके लिए तुम अभी भी वो संगीत बजाती रहना, गाती रहना, उसको सुनाती रहना, रोथा नदी। तो एक तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को एक ग्रेटेस्ट पोइट के रूप में यहाँ एस्टेब्लिश किया है। ये पोइम यहाँ ख़त्म होती है, ये वीडियो भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।